जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूँ CSE 2023 के नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है यहाँ पे MSME से रिलेटेड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006, मीडियम एंटरप्राइज, देखिए डेफिनेशन, मीडियम एंटरप्राइज आर दोज विच इन्वेस्ट इन द प्लांट मशीनरी बिटवीन 15 करोड़ टू 25 करोड़। ठीक है। सेकंड देखिए, ऑल बैंक लोन्स, देखिए ऑल बैंक लोन्स टू MSME क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, ऑल बैंक लोन्स। अब थोड़ा इसको देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रिवाइज MSME क्लासिफिकेशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर से रिलेटेड है। देखिए माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। यहाँ पे देखिए 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़। ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये सारे डेटा हमें याद होने चाहिए, बट एक देख लीजिए कि ये 1 है तो यहाँ पे 10 है और ये 20 है, 5, 50, 100। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 10 हो रहा है और यहाँ पे इंटू 10 हो रहा है। इस तरीके से मैंने याद रख रखा था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मीडियम की बात करिए तो मीडियम में देखिए 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ टर्नओवर। तो यहाँ पे तो वो डेटा दिखा ही नहीं हमें, तो ये हट गया। एंड ऑल द बैंक लोन्स नहीं दोस्तों, यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई होते हैं, सारे बैंक लोन जो है PSL में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमारा आंसर क्या आ गया, नीदर 1 एंड 2। अब इसके टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं घुसना है कि भाई कौन से लोन आते हैं कौन से नहीं आते हैं, नहीं। यहाँ पे आंसर है हमारा डी। आगे बढ़ते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी न्यूज़ में था, प्रीलिम्स के पहले बहुत ज़्यादा, करंट अफेयर मैगजीन्स में भी कवर्ड था, न्यूज़पेपर में भी आया था। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल, पॉसिबल यानी हमारा फेवरेट वर्ड भाई सही हो गया, समझ लो, पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। तो अगर हम हमारा खुद के सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी बनाएंगे तो US डॉलर की क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई, तो पॉसिबल तो हो सकता है। फिर अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम इनटू सच अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। तो ये देखिए दोस्तों, डिजिटल करेंसी में अगर हम भेज रहे हैं, जैसे एक बेनिफिशियरी को भेज रहे हैं कि ये जो पैसा है आप किताबें खरीदने में यूज़ करोगे, तो वो उसी दुकान पे रिडीम होगा जहाँ पे किताबें बिक रही है, या फिर वो पर्टिकुलर चीज़ इसी, जैसे आप बोलोगे कि इस टाइम तक आपका जो है ये फंड यूज़ हो जाना चाहिए, तो उसी टाइम तक वो जो है वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो ये सारा तो फ़ायदा है हमारे डिजिटल जो करेंसीज है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कोई यहाँ पे जो है ट्रैप वर्ड नहीं है। ठीक है, और ये दोनों जो है पॉसिबिलिस्टिक है, पॉजिटिव है। आंसर आ गया हमारा बी, सी। ठीक है, बोथ 1 एंड 2। फिर बीटा क्या है भाई, बीटा क्वेश्चन टफ है। अगर आपने शेयर मार्केट का बहुत अच्छा खासा ज्ञान होगा तो आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हो, बट एवरेज एस्पिरेंट्स के लिए जो इतना ज़्यादा इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, उनको थोड़ा ये टफ लग सकता है। ठीक है, तो ये बीटा क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा आंसर देख लेते हैं, इसमें हम ज़्यादा डीप ड्वेल नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, बीटा क्या होता है दोस्तों, तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि मेजर करती है फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक टू चेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। तो अगर बीटा मोर देन 1 अगर होता है तो ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, और ये लेस देन 1 अगर होता है तो ये लेस वोलाटाइल है। ठीक है, तो ये लेस वोलाटाइल है, तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे बीटा के बारे में। ठीक है, तो बस ये डी डेफिनेशन हमारी जो है बीटा की। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 74। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 74, SHGs के बारे में है। ठीक है, थर्ड से पढ़ते हैं। करेक्ट यहाँ पे पूछा है, RRB एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट्स SHG, सपोर्ट्स, एडवाइजेस, ये वर्ड मैंने आपको बताए थे मास्टर वीडियो में, ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। तो सपोर्ट तो कर सकते हैं यार शेड्यूल कमर्शियल बैंक और RRB, रीजनल रूरल बैंक्स, और SHGs मेनली रूरल एरिया में ही होती है। सेकेंड देखते हैं, इन एन SHG ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। SHG का वही तो फिनोमेना है, सब क्या बोलते हैं वो, क्या एक कहावत है, एकता में शक्ति है और अकेले में फटती है। ठीक है, तो एकता में शक्ति कहाँ है, तो SHG में है। तो ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर्स टेक। तो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पे चीज़ें अच्छी तरीके से चलती है। फिर आता है फर्स्ट स्टेटमेंट, SHG प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय SBI बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू फाइनेंशियली डिप्राइव्ड। वर्ड देखिए दोस्तों, ओरिजिनली, स्तूपा वाला क्वेश्चन याद करिए,
और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे दिखाने वाला जहाँ पे ओरिजिनली वर्ड इन्होंने दिया है और वो गलत है, ठीक है। अब ये क्या पता वो जानबूझ के देते हैं, बट ये ट्रेंड है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये गलत है क्योंकि एसएचजी प्रोग्राम इनिशियली नाबार्ड ने सपोर्ट किया था 1986 में, ठीक है, नाबार्ड ने। और ये जो एसएचजी का फंडा है ये सारा ग्रामीण बैंक जो है बांग्लादेश का, वहाँ से आया था। मोहम्मद यूनुस जो कि एक नोबेल प्राइज़ विनर है, उन्होंने स्टार्ट किया था। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के टाइम पे आया था और इंडिया में नाबार्ड ने जो है इसे सपोर्ट किया था। आंसर है हमारे यहाँ पे ओनली 2, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम इन्होंने गलत दे दिया, एसबीआई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा एनालिटिकल स्किल यहाँ पे चेक करेगा। कहते हैं 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इंडियाज़ पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। अब यहाँ पे आपका मेंस का ज्ञान काम आएगा दोस्तों। मेंस में हमने ये बहुत अच्छी तरीके से हमें पढ़ाते हैं और हम पढ़ते भी हैं कि इंडिया में क्यूरेटिव के ऊपर ज़्यादा फोकस है रैदर देन प्रिवेंटिव। मतलब बीमारी ना हो इसके ऊपर हम ज़्यादा काम ही नहीं करते, बीमारी होने के बाद हम इसके ऊपर काम करना चालू करते। तो ठीक है, कॉमन ट्रेंड है, हमें भी पता है कि अच्छी डाइट लेने से हम बीमार नहीं पड़ेंगे, बट हम क्या खाएंगे, जो भी चीज़ें गलत है उन्हीं का सेवन करेंगे। तो ये तो सही लग रहा है, प्लेन स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखिए, अंडर इंडियाज़ डिसेंट्रलाइज अप्रोच ऑन हेल्थ केयर डिलीवरी, क्या कह रहा है, इंडियाज़ डिसेंट्रलाइज अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी, द स्टेट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विस। अब डिसेंट्रलाइज सर्विस यानी ये फेडरलिज्म वाली बात आ गई थोड़ी। हेल्थ केयर देखिए, हमें पता है हेल्थ जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। अब इंडिविजुअली देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ पे अगर हम दोनों को कंबाइन करें, ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। मतलब स्टेट के अंदर हेल्थ एज अ सब्जेक्ट है, इसलिए हम जो है क्यूरेटिव के ऊपर फोकस करते हैं ज़्यादा, ऐसा नहीं है ना। अगर ये यूनियन के अंदर होता फिर भी सेम ही तो स्टांस होता ना यहाँ पे। तो दिस इज़ नॉट अ रीज़न, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ रीज़न कि स्टेट के पास जो है हेल्थ सब्जेक्ट है इसीलिए जो है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे जो है क्यूरेटिव के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। ओके, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम PYQs आपको हेल्प करते हैं। 2020 के PYQ में ये सिस्टम यहाँ पे मेंशन है कि इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर टू सेटिस्फाई, देखिए टू सेटिस्फाई, वेग वर्ड, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट फैक्ट, ठीक है, 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन इट्स टेरिटरी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मेजर कंसर्न है हमारे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का वो है कि हमारा अराउंड 90%, 80-90% जो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट होता है। किस लिए, एग्रीकल्चर में इरीगेशन के लिए, तो इरीगेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये भाई साहब यहाँ पे स्टेटमेंट बना के क्या कह रहे हैं कि ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। जैसे ही ये गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही होगा बिना पढ़े कि यूएन की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहती है कि इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर। अब ये रिपोर्ट, ये नाम थोड़ा याद रखिए कि यूएन की है, और ये हमारे मेंस वाले क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट यहाँ पे जो है इसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसी पर्टिकुलर प्री के क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो ऐसा ही क्वेश्चन देखिए एक GS 1 या GS 3 में आया है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये थीम भी हमें बता देता है एग्जामिनर प्रीलिम्स में कि मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बना हमारा, सी इज़ द आंसर, ठीक है। 77 देखते हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। According to Constitution of India, central government has a duty to protect state from internal disturbances. According to Constitution of India है, बट ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। सेकेंड देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू द पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं करा जाता, यहाँ पे अलाउ है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ अलाउड है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। और थर्ड देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कन्फेशन ऑफ द अक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज एज ए एविडेंस। ये गलत है दोस्तों, यहाँ पे इट कैन बी यूज, इट कैन बी यूज, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है इसका ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा टफ है। चलो हम 2 पे तो पहुँच जाएंगे, बट थर्ड स्टेटमेंट हमें पता होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सिंपली सोचें कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 का 2023 में पूछ रहा है,
तो मैंने ये भी बताया था कि बहुत पुरानी थीम, बहुत ही पुराना एक्ट, बहुत पुरानी रिपोर्ट, ऐसा कुछ पूछता है। बट उस एग्ज़ाम प्रेशर में ये अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। बट अभी हमने वो एस्पेक्ट यहाँ पे सीखा है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा सीखा है। तो यहाँ पे देखिए, ये कैनॉट की जगह कैन लिख दीजिए और एग्जाम की जगह यहाँ पे अलाउ लिख दीजिए। तो ये दोनों तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ओनली वन इज़ करेक्ट एज पर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्लॉज है दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट वाला, ये कौन से आर्टिकल में है, 355 के अंदर है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ये आर्टिकल 22 के अंदर मेंशन है, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 5 के अंदर है, ठीक है। और ये जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है ना दोस्तों, ये रिपील भी हो चुका है 2004 में, ठीक है। ये 2004 में ही रिपील हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा इसे, करंट अफेयर बेस है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें बहुत ज़्यादा सिविल स्ट्राइफ हो रही है, फूड शॉर्टेज है, ठीक है, और रिसेंट पास्ट में न्यूज़ में था। तो सीधा सीधा आंसर है दोस्तों सोमालिया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा, ठीक है। बाकी अभी आपका होमवर्क है अंगोला, कोस्टारिका और यूकैडर, इसे आप मैप पे ज़रूर देखें, ठीक है, वर्ल्ड मैप के ऊपर, ठीक है। यूकैडर कहाँ है, कोस्टारिका कहाँ है और अंगोला कहाँ पे है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। देखिए, नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ऐची बायोडाइवर्सिटी टारगेट, सब शंकर IAS में मेंशन है, ठीक है। तो देखिए, ये जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, ये हमारे बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 के अंदर बना था, ठीक है। और ये क्या है, ये हेल्प करती है टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। और नगोया प्रोटोकॉल क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, हैव अ इंपॉर्टेंट फंक्शन। देखिए, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन मैंने बताया था, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यहाँ पे क्या कह रहा है, डिटरमाइनिंग द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इंक्लूडिंग द पावर टू लिवाई कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स विद इन जुरिस्डिक्शन। अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी अगर बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर बन रही है तो उसके बाद इतना तो पावर होगा कि फ़ी ये सब चीज़ें लिवाई कर पाए। तो सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्टली शंकर IAS से भी सॉल्व हो सकता है। एज इट इज स्टेटमेंट हमें वहाँ नहीं मिलेंगे, बट अप्लाइड नॉलेज अगर हम लगाते तो यहाँ पे आंसर पर पहुँच जाते हैं। आंसर है हमारा बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैं कहूँगा कि ये क्यों ही बनाया, कैसे ही बनाया। तो देखिए, 4 स्टेटमेंट है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से रिलेटेड। अब यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं कि इसमें से करेक्ट कितने हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो है 4th नंबर वाला। मैं बहुत टफ क्वेश्चन कहूँगा इसे, खुद जो इलेक्शन कराते हैं उन्हें भी इस क्वेश्चन को थोड़ा देख के टाइम लगेगा इसे सॉल्व करने में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, इंडिया के इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ अ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ पुदुचेरी इज हायर दैन दैट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट इन पुदुचेरी इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। थर्ड देखिए, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA इन MP इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द केरला, ठीक है। ईच MP इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द केरला। ये देखिए दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि MP के जो MLA है इनके वोट की वैल्यू है 131 और केरला के कितने हैं 152। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ एग्जाम में, बस इसको लिख लीजिए और भूल जाइए, ठीक है। हर क्वेश्चन पे दिमाग नहीं मारना होता, 100 के 100 सही नहीं करने हैं, ठीक है। आगे देखिए, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट हायर इज़ द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, अगर वोट ऑफ ईच MLA अगर हमें निकालना है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA अगर निकालना है, तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट होता है ऊपर, और नीचे होता है टोटल इलेक्टेड MLA, इनटू होता है 1/1000। तो अगर इलेक्टेड MLA ज़्यादा है, जैसे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है, तो ये तो वैल्यू तो कम हो जाएगी ना। तो यहाँ पे हायर नहीं है, यहाँ पे लोअर है। तो यहाँ पे स्वैप लगा दिया था, बट इतना डिटेक्ट कर पाना मुझे नहीं लगता हमारे बस में। तो ये हायर की जगह लोअर कर दीजिए, ठीक है। और फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। ये गलत है दोस्तों, नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पे पार्ट नहीं लेते हैं। ये एक क्वेश्चन हम जो है लक्ष्मीकांत से यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट हम लक्ष्मीकांत से देख सकते थे, ठीक है, बट ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे हायर की जगह लोअर होना चाहिए था, और ये हमने देख लिया। बाकी 4th यहाँ पे सही है, बस इतना ही याद रखिए, इसमें ज़्यादा डीप डाउन हमें जाने की ज़रूरत नहीं। ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ईजी तो नहीं कहूँगा, टफ है, ठीक है।
एलेक्जेंडर रिया, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेविल, जेम्स बर्ग्स एंड वॉल्टर इलियट। इतने सारे नाम दे दिए भाई। ये एसोसिएटेड है किससे? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। इन चारों में से यहाँ पे हमारा आंसर है दोस्तों आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। ये सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। इसमें से देखिए ये जो वॉल्टर इलियट है ये विजयनगर से एसोसिएटेड है, ये विजयनगरा से एसोसिएटेड है, ठीक है। और यहाँ पे जो रॉबर्ट सेवेल है इन्होंने एक बुक लिखी थी द फॉरगॉटन एम्पायर, द फॉरगॉटन एम्पायर। इन्होंने एक बुक लिखी थी फॉरगॉटन एम्पायर। तो ये बुक का नाम आप याद रखें, क्या पता अगले एग्जाम में आ जाए। और ये पर्टिकुलर बुक देखिए सीडीएस में रिपीट हुई है, सीडीएस में आई थी एक बारी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का ही क्वेश्चन है। साइट्स है एंड इट इज़ वेल नोन फॉर। 3 साइट है यहाँ पे, बेसनगर, भाजा एंड सित्तनवसल, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए सित्तनवसल ये जैन केव्स है, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, इतना ही याद रखिए इसके बारे में। भाजा देखिए दोस्तों ये पुणे में लोकेटेड है, ठीक है, और ये बुद्धिस्ट श्राइन है। बेसनगर देखिए दोस्तों ये शैवाइट साइट नहीं है, ये वैष्णवाइट है। शैविज़म को वैष्णविज़म से स्वैप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बुद्धिज़्म को जैनिज़्म से भी कर सकते थे, बट सित्तनवसल नितिन सिंघाने में मेंशन है, भाजा 11th क्लास की फाइन आर्ट में मेंशन है, बेसनगर ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन है। टफ क्वेश्चन मैं कहूँगा, ईजी नहीं है, ठीक है। अब ये बेसनगर देखिए दोस्तों ये विदिशा जो है एमपी में, ये इसी का नाम है बेसनगर, ठीक है। अब बेसनगर में देखिए यहाँ पे ग्रीक एम्बेसडर थे, ठीक है, ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस, ठीक है, ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस। इन्होंने एक पिलर बनाया था इन द नेम ऑफ लॉर्ड वासुदेवा, वासुदेवा। तो ये है बेसनगर, पिलर भी इसे कहते हैं। तो ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस ने पिलर बनाया था लॉर्ड वासुदेवा का। तो ये वैष्णवाइट साइट है, एमपी में है। तो ये हमारा गलत है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट हमारा गलत है, इट इज़ नॉट अ शैवाइट। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा? ओनली 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, 7th अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है। और इट वॉज 1905 दैट स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डे। दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे आंसर है हमारा ए। इसमें ज़्यादा कोई जानने की हमें ये नहीं। अब 7th अगस्त यहाँ पे डेट है, ये गलत भी दी जा सकती थी। और टफ क्वेश्चन में कहूँगा कि इतना याद नहीं होता कि 7th अगस्त को ही नेशनल हैंडलूम डे हम मनाते हैं। तो टफ क्वेश्चन में कहूँगा, बाकी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने देख ली, यही है। ज़्यादा कुछ इसमें हमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब देखिए 7th अगस्त में ये कलकत्ता टाउन हॉल में मीट हुई थी, ठीक है। तो तब ये जो है यहाँ पे डे सेलिब्रेट किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी थोड़ा ऑफ टॉपिक में कहूँगा, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 बाय 400 मिलीमीटर। ये गलत है दोस्तों। ये फ्लैग कोड जो है हमारा नेशनल फ्लैग कोड, इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि स्टैंडर्ड साइज ये होगा। फिर देखिए द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द फ्लैग शाल बी 3:2। ये यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट है और ये वाला हमारा गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा कि सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट हमारा, ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए। ये क्वेश्चंस में ज़्यादा हमें वैल्यू एडिशन नहीं मिला यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इजी कैटेगरी का मैं कहूँगा दोस्तों आपको, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। हम प्रीएम्बल में भी पढ़ते हैं कि 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ठीक है भाई। पर ये वाला देखिए कितना एब्सर्ड बनाया। अगर आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत एक बार भी अगर पढ़ा है ना तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लोगे। कहता है 26 नवंबर 1949 को, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी यहाँ पे जो है फॉर्म हुई थी। भाई 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। जब रेडी हो गया था तब थोड़ी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी तो 29 अगस्त 1947 को ही बन गई थी। तो अगर ये कॉमन भी हमें पता होता कि इस दिन तो एडॉप्ट हुआ था, तो क्या वो एक सेकेंड में थोड़ी बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर सही है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये पर्टिकुलरली इसका हिंट हमें PYQs में बहुत बार मिलता है, बट ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। ये जैसे ही ये गलत हुआ हमारा, तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया यहाँ पे सी। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन ही मैं कहूँगा। स्विट्जरलैंड इज़ वन ऑफ द
लीडिंग एक्सपोर्टर, क्या कह रहा है, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द, देखिए वन ऑफ द, ये वर्ड्स आप ध्यान रखिए, लीडिंग एक्सपोर्टर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। सेकंड देखिए, स्विट्जरलैंड हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। भाई यहाँ पे इंडिया रह गया, रशिया रह गया, यूएसए रह गया, कनाडा रह गया, इतने बड़े बड़े देश है, और ये इत्तू सा, और ये इतने बड़े बड़े देश रह गए, और ये इत्तू से देश में, ठीक है, इतना बड़ा गोल्ड रिजर्व होगा क्या? इतना कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना था, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसी लॉजिक से मैंने जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व किया था, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ है गोल्ड के, तो गोल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व है ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद है हमारे रशिया में, ठीक है। तो ये याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है। तो इस हिसाब से सीधा आंसर क्या आ गया, मैंने ये स्टेटमेंट गलत माना, आंसर क्या आ गया, सी। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, देखिए कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन कहूँगा मैं, इस पर ना हमें ज़्यादा लोड लेना है, ना ज़्यादा इसको सोचना है, क्योंकि ये क्यों ही बनाया गया समझ नहीं आया। ये रिसेंटली कह रहा है, रिसेंटली यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन हैज़ लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ठीक है, लॉन्च किया होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यूएस एंड यू क्लेम दैट दो दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। ये स्टेटमेंट गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। आंसर इसका हमें पता चल गया, सी इज़ द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, ये कंट्रोल वंट्रोल कुछ लाना नहीं चाहते, ये कॉमन वैल्यूज़, टेक्नोलॉजी एंड बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं। कंट्रोल की बात यहाँ पे नहीं है, ऐसा इस एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद पता चला है, और मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में कोई एस्पिरेंट यहाँ पे पढ़ता होगा। ये क्वेश्चन ऐसा है जिस पे हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेड। डेटा, ये डेटा गलत है दोस्तों, यहाँ हम 1.8% ही ट्रेड करते हैं, और जैसे ये गलत हुआ, आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया हमारा, डी। और मेनी लोग, अब देखिए ये कितना एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट, मेनी लोकल कंपनी एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज PLI स्कीम। तो लिया होगा, फॉरेन कंपनी भी अगर यहाँ पे आके प्रोडक्शन कर रही है, तो सम कंपनीज बोला ना, ऐसा नहीं कि ऑल कंपनीज बोल दिया या फिर ऑल लोकल कंपनीज बोल दिया। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे हमारा, डी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने करेक्ट करके देख लिया, 1.8% यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 हम देखते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, जैसे देखिए हमने वो US एंड EU का वो एग्रीमेंट देखा, ऐसे ही ये स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट है यूरोपियन यूनियन का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी, इसमें भी हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि यार ये क्या पूछ दिया, क्योंकि आगे चल के ऐसा अफ्रीका का कोई ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी पैक्ट उठा के पूछ देंगे तो हम वो थोड़ी पढ़ने वाले, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि नहीं करने होते और उन पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, ये उनमें से। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इट लिमिट द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे देखिए, लिमिट द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो बजटरी डेफिसिट कम करने के बाद स्टेबिलिटी आएगी ये सही है। और यहाँ पे जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है दोस्तों, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, मेक्स द कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रा फैसिलिटी एंड इनेबल द कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजी, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये इतना डिटेल में जब ये पैक्ट पढ़ेंगे तब ये चीज़ें हमें समझ आ रही है, ठीक है। ऐसे हम इसके आंसर तक नहीं पहुँच सकते, यहाँ पे आंसर है 1 ओनली, बस इतना ही इसके हिसाब से हमारे काम का था। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ UN एडॉप्टेड द फर्स्ट एवर, देखिए ऑल फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑन ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। देखिए दोस्तों, ये सारे कंट्रीज़ ने अडॉप्ट नहीं किया है, ये गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे कितनों ने अडॉप्ट किया, अगर 85 कंट्री है तो क्या इनके नाम हम याद रखेंगे, नहीं। ये समझना है कि कैसे क्वेश्चन बना है, ये मैंने आपको बताया भी था IR वाले थीम में कि सारी कंट्रीज़ को साथ में लाएंगे। फिर क्या कह रहा है, तो ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट आर बाइंडिंग, ये हमने एनवायरमेंट वाले में देखा था, लीगली बाइंडिंग है या नहीं, तो बाइंडिंग होना बहुत मुश्किल है, लोग यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे ही नहीं उसे, ये गलत है। इट एड्रेस द इंटरनल माइग्रेशन एंड इंटरनली डिस्प्लेस पीपल एंड ऑल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट। देखिए ये इंटरनली डिस्प्लेस नहीं दोस्तों, ये इंटरनेशनल जो माइग्रेंट्स है ना, इनसे रिलेटेड है, ये इंटरनेशनल माइग्रेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी। नन इज द आंसर हियर। ठीक है दोस्तों, अभी 90 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसका जो करेक्ट फॉर्म में हमने देख लिया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।